वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में चेक करेंगे कि कैसे हमारा टेस्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं। उसके बाद हम लोग गिगनार्ड पे फोकस करेंगे, गिगनार्ड का प्रिपरेशन, उसकी रिएक्शंस सारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलें कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हमारे जो कार्बन हैं डायरेक्टली अटैच अगर हमारा मेटल से होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लें, उसमें चेक करें कि क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख ले रहा हूँ। ओके, CNA। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें चेक करना है कि जो कंपाउंड है वो कार्बन डायरेक्टली अटैच अगर मेटल से होगा तो उन्हें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड CH3 CH2 होल 4। ठीक, इन चारों में पांचों में चेक करें तो ज़रा देखें कि इसमें देखें तो डायरेक्टली अटैच यहाँ पे किससे है, हमारा सोडियम से। तो मेटल, सोडियम मेटल है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। बट ये सेकंड वाले में एग्जांपल्स में देखें तो इसमें ऑक्सीजन किससे अटैच है, हमारा सोडियम से अटैच है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी पोटेशियम ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। इसमें लेड में देखें तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन जो है ये डायरेक्टली लेड से अटैच है, इसकी वजह से ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं है। इस वाले केस में देखें तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। कुछ एग्जांपल्स हम नेम से लिखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको हम जैसे बोलते हैं गिल्समैन्स रीजेंट, गिलमैन्स रीजेंट, गिलमैन्स रीजेंट। अच्छा, गिल्समैन रीजेंट हो गया, फ्रैंकलैंड रीजेंट हो गया। ये डायरेक्टली नेम से पूछा गया है जेईई मेंस में, फ्रैंकलैंड रीजेंट। फ्रैंकलैंड रीजेंट। और हमारा 8 नंबर गिगनार्ड रीजेंट, गिगनार्ड्स रीजेंट। ओके, गिल्समैन रीजेंट क्या होता है हमारा, CH3 होल ट्वाइस, कॉपर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिथियम, इसको बोलते हैं हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के कैटेगरी में आता है, इसको गिल्समैन्स बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रीजन क्या होता है हमारा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस एंड Zn। ठीक, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रीजन। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा गिगनार्ड्स बोल रहा है, तो गिगनार्ड क्या होता है हमारा RMgX, मैग्नीशियम, और X का मतलब हाइलाइट, ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट मेंशन करना चाहें, एग्जाम्पल सफिशेंट हो गया है, आगे बात करते हैं। इफ़ द metallic character increases, metallic character increases, then strength of R minus increases।
ओके, मीन्स जो R माइनस है वो कैसे कैसे ट्रीट किया सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और एज अ बेस भी काम करेगा। ठीक है, इस बात का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम यहाँ पे R और R की जगह पे हम कंपाउंड ही ले लेते हैं, CH3 CH2 और सोडियम ले लें यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे हम ले लें ग्रिग्नार्ड ले लें, CH3 मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स है यहाँ पे ये प्योरली क्या है, हमारा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। बट मैग्नीशियम वाले केस में ये कौन सा बॉन्ड होता है, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। रीजन क्या है हमारा, इसी पॉइंट को डिफाइन कर रहा है कि किसी भी अगर हम पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड में जाने के बाद हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और किसी ग्रुप में आ रहे हैं तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, एक ग्रुप के एलिमेंट है। जब ग्रुप के एलिमेंट हैं तो सोडियम के बाद अगर आपका मैग्नीशियम आया तो इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हमने ध्यान देना कि जो ग्रिग्नार्ड है RMgX होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड क्या होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड। प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड में हम कहें कि जो भी हमारा क्या कहते हैं, कोई भी एल्किल हाइलाइड है, उसको मैग्नीशियम में अगर हम डाल दें, उसमें मैग्नीशियम डाल दें और ड्राई ईथर डाल दें तो ये क्या बन जाता है, RMgX का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये प्योरली कोवैलेंट भी नहीं होता, ये फैजान्स रूल में आपको पता होगा कि फैजान रूल क्या कहता है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने परसेंट, तो इसमें 30% आयनिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे कि प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड में हम कोई भी एल्किल हाइलाइड लें, उसमें मैग्नीशियम और ईथर डाल देने के बाद हमारा गिगनार्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अच्छा, इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसके कई मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं, बट हम एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारा ये होमोलैटिक फिजन होगा, होमोलैटिक फिजन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल एंड ये फ्री रेडिकल। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कोवैलेंट से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा RMg। इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, और ब्रोम हाइलाइड लिख देते हैं, ये नेगेटिव। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आयनिक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, हमारा कोवैलेंट है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अगर हम ये जो रिएक्शंस करवा रहे हैं, इसमें जो एल्किल हाइलाइड ले रहे हैं, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शंस की बात करें, तो अगर R हम सेम रखें तो हम हाइलाइट अगर चेंज करके देखें तो R Br R Cl एंड R F, इन सब में अगर ऑर्डर देखें तो जो ब्रोमाइड है
वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस देगा, आयोडाइड जो है वो फास्ट रिएक्शंस देगा, ब्रोमाइड जो है उससे थोड़ा सा कम देगा, और जो यहाँ पे हमारा क्लोराइड है उससे कम देगा। रीज़न क्या है कि हम बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर अगर हम किसी ग्रुप में बात कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे साइज़ का फैक्टर देखते हैं कि साइज़ जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा या फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा क्या होता जाता है, स्टेबल होता जाता है। ठीक है, तो वही फैक्टर है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि F के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट ऑफ गिगनार्ड के। सॉल्वेंट हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो सॉल्वेंट हम कौन सा यूज कर सकते हैं? सॉल्वेंट ऑफ गिगनार्ड, सॉल्वेंट ऑफ GR लिख देते हैं गिगनार्ड। ठीक, सॉल्वेंट ऑफ गिगनार्ड की बात करें कि हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ईथर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? ईथर का यूज करेंगे। अच्छा, ईथर क्यों यूज करेंगे, कौन सा यूज नहीं करेंगे वो भी देखेंगे, और अब क्यों नहीं करेंगे, अदर सॉल्वेंट हम क्यों नहीं यूज कर सकते, सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते, एसीटोन क्यों नहीं यूज कर सकते, और एल्कोहल क्यों नहीं यूज करते, वो सारा रीजन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि हम गिगनार्ड ईथर ही क्यों यूज करेंगे। ज़रा देखो कि जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, हमारा खाली है। p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, तो जो यहाँ पे ईथर है ना, जो ये ईथर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ईथर है, तो ईथर क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो गिगनार्ड है उसको स्टेबिलिटी गेन होती है। उसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईथर का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में गिगनार्ड को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें कि हम यूज कौन से नहीं कर सकते, आप कोई भी ईथर यूज कर सकते हो, बट साइक्लिक ईथर में थोड़ा सा एक्सेप्शंस हैं। जैसे 3 मेंबर ईथर आप नहीं यूज कर सकते, और 4 मेंबर ईथर का यूज नहीं यूज कर सकते हो। अदर आप कैन नॉट यूज। वाई, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? रीज़न क्या है हमारा कि जब आप एज ए सॉल्वेंट आप यूज कर रहे होते, तो जो गिगनार्ड है, जो गिगनार्ड है आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ईथर से रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जो ईथर है ना हमारे पास साइक्लिक, इसमें काफ़ी एंगल स्टेन है, तो एंगल स्टेन की वजह से ये SN2 जैसे रिएक्शंस को बिहेव करने लगता है। मीन्स जो सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट सिर्फ हमने डाला था उससे ये रिएक्शंस करने लगता है। जब ये रिएक्शन करने लगेगा तो सॉल्वेंट वाला प्रॉपर्टी या नेचर शो नहीं करेगा, तो ये इससे रिएक्शंस करा के कंपाउंड का फॉर्मेशंस कर ले रहा है। मतलब यहाँ पे गिगनार्ड ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। हमें सॉल्वेंट का क्या काम होता है कि हमें कि उससे रिएक्शंस ना करे, बट ये उससे रिएक्शंस कर जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसलिए हम ये ईथर नहीं यूज करेंगे। सेम केस 4 मेंबर के साथ भी यही नेचर शो करता है, इससे रिएक्शंस करने लगता है, तो हम ये सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बना देते हैं यहाँ पे 4 मेंबर।
RMgxBr, यहाँ पे भी ऐसे ये अटैक कर देगा तो क्या फॉर्मेशंस हो जाएगा हमारा, ये माइनस यहाँ पे R लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा MgBr पॉजिटिव। ओके, अच्छा अभी हमने देख लिया कि हम ईथर यूज कर सकते हैं और कौन सा ईथर नहीं यूज कर सकते वो भी मैंने बात कर दिया। ठीक, और अगर हम बात करें कि और कौन से सॉल्वेंट्स जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, वो क्यों नहीं यूज कर सकते, वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग, एल्कोहल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, डू नॉट यूज, इसको क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एसिड जो न्यूक्लियोफाइल, अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि ये जो ग्रिग्नार्ड है हमारा एसिड की भी तरीके से काम, बेस की तरीके से भी काम कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। तो जो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं वाटर है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो ये एसिड करेक्टर भी शो करता है और बेसिक करेक्टर। तो अगर गिग्नार्ड बेसिक करेक्टर शो कर रहा है तो वाटर क्या करने लगेगा, एसिटिक एच उससे रिएक्शंस करके हमारा एल्केन का फॉर्मेशंस कर लेता है। वैसे ही अल्कोहल के साथ भी हमारा क्या कर लेता है, एल्केन का फॉर्मेशंस कर लेता है, इसलिए हम इसको एज ए सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम बताएं कि कार्बोनिल ग्रुप एसीटोन को क्यों नहीं यूज कर सकते, एसीटोन भी अच्छा क्या है एज ए सॉल्वेंट होता है, बट यहाँ पे अगर ये गिग्नार्ड आपने यूज किया तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन शो करने लगता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन शो करने लगता है, इसकी वजह से हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो हमने बात कर लिया कि गिग्नार्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बाद जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट का यूज समझ में आ गई, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रिएक्शंस हैं हमारा गिग्नार्ड रिएक्शंस, वो कौन कौन सी गिग्नार्ड रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड, रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा। सबसे फास्ट रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस देगा, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, थर्ड SN2TS टाइप रिएक्शंस जिसको एसिड डेरिवेटिव रिएक्शंस देंगे। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे रिएक्शंस देंगे। अगर हम और बात करें किस किस के साथ हमें पढ़ना है, रिएक्शन विथ CO2 पढ़ना है, रिएक्शन विथ O2 पढ़ना है एंड रिएक्शन विथ साइनाइड पढ़ना है। ठीक, इन सब रिएक्शंस का इम्पोर्टेंस है कि हम ये रिएक्शंस को देख सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस कौन से में देगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में देगा मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में भी कंपेयर करना चाहें कि कौन फास्ट देगा कौन स्लो, तो उसमें एल्डिहाइड क्या करता है, ज़्यादा अच्छा फास्ट रिएक्शन देता है एज़ कम्पेयर टू एसीटोन। अभी सबका रीज़न हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एंड एमाइड। ठीक, ये सारी रिएक्शन देगा। अभी ये कंपेयर जैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उस सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि
ऑर्डर ज़्यादा क्यों हुआ, क्या ऑर्डर कम क्यों हुआ। ऑर्डर हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो कार्बन C डबल बॉन्ड O है, इस वाले कार्बन पे अगर मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा उसी में हमारा क्या करता है, वो फास्ट रिएक्शन शो करता है। अभी हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। अगर हमें इस तीनों में पूछते हैं कि कौन फास्ट रिएक्शन देगा, इनका ऑर्डर देखें तो रेट का जो ऑर्डर है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में सिर्फ। तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। ठीक, मीन्स सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस के साथ देगा, सेकेंड नंबर पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन प्रेफर करेगा, थर्ड क्या है हमारा, एसिड डेरिवेटिव रिएक्शंस को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये तीन बात, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला क्या हो गया हमारा, फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफाइल का प्रेफरेंस आता है, फिर हमें एसिड डेरिवेटिव के साथ प्रेफरेंस आता है। तो रेट सबसे ज़्यादा एसिड बेस, सबसे सेंसिटिव एसिड बेस रिएक्शन है। चल पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शंस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रा देखें कि क्या होता है कि कोई भी हमारा गिगनाट होगा, ओके, उसके साथ कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिटिक H हो, फिर उसके बाद एसिटिक H होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोई भी एल्केन होगा हमारा, R जो होगा उसी के साथ हमें क्या करना है, H को अटैच कर देना है सिंपली। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लें तो एग्जांपल ले लेते हैं CH3 MgBr। अच्छा, बस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिर्फ एसिटिक रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे जहाँ से आप एसिड ले लो, वाटर से ले लो, HCl से ले लो, H2SO4 से ले लो, H2S से ले लो आप, ठीक, एसिटिक एसिड से ले लो, जितने भी एसिटिक एसिड हैं उससे आप यहाँ पे RSH भी ले सकते हो, ठीक, HNO3 भी ले सकते हो, तो सभी एसिड है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा सब में CH4 का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, CH4 तो सब में वही फॉर्मेशन होगा। बस साइड अगर बात करें तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे OH माइनस एंड MgBr। एसिटिक H जो है उसको निकालने के बाद मैग्नीशियम वाले कंपाउंड के साथ क्या करना है, बस सिंपली हमें अटैच कर देना है। तो सब में हमारा साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपली। ओके, चल, अच्छा, एसिटिक H अगर बात करें तो एसिटिक जो एसिड आप देखते रहते हो वो सारे एसिटिक H हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं जो उसमें एसिटिक H होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये कंपाउंड, यहाँ पे ये कंपाउंड में जो ये H है ना, ये एसिटिक H की तरीके से बिहेव करता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे ये कंपाउंड है, अगर ये एक H रिमूव कर दे, अगर ये एक H रिमूव कर दे तो कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन होगा। और ये कंपाउंड क्या है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे चेक करते हैं हम लोग, पहले तो हमें कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हकल्स रूल को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर।
तो ये पूरा कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। अगर कोई भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है मतलब वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ये कंपाउंड H रिमूव करने के बाद में ये अच्छा स्टेबिलिटी गेन कर पा रहा है, इसलिए एसिटिक H की तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात को? अगर इसमें साइड प्रोडक्ट की बात करें तो साइड प्रोडक्ट यही बन जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट और एग्जांपल ले ले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 O CH3। इस वाले केस में भी ये जो यहाँ पे जो एक्टिव मेथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये भी यहाँ पे एसिड की तरीके से बिहेव करता है, तो यहाँ पे भी CH4 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अदर और एग्जांपल लें, मैं सारे एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो कि जो फेमस एसिड की तरीके से हैं तो उनके साथ तो ये बिहेव करता ही है एसिड बेस रिएक्शन। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनको सादे हम लिख देते हैं। तो इस वाले केस में भी अगर NO2 के साथ देखें तो -M इफेक्ट शो करता है। -M इफेक्ट शो करने की वजह से यहाँ पे जो H है वो रिमूव करके यहाँ पे क्या करता है, हमारा एसिटिक H की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NO2 और यहाँ पे MgBr पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्कोहल भी उसके साथ भी रिएक्शंस करेगा, ROH ले लो आप, तो उसमें भी वही फॉर्मेशन होगा। तो आई थिंक हम आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एसिड ले लोगे प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। अगर आपका R की वैल्यू जो गिगनाट के साथ है R है, उसकी वैल्यू अगर आपकी चेंज होती है तभी हमारा प्रोडक्ट चेंज होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। जैसे हम कहें कि CH2 ले लें, डबल बॉन्ड CH मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें। अब इसकी रिएक्शंस हम HCl से करा दें तो देखो क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन जो R चेंज होगा उसी के हिसाब से फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। एल्कीन बन गया। ठीक है, अगर आप एरोमेटिक ले लो, कंपाउंड फिनाइल ले लो, तो R जैसे आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं तो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम एसिड बेस रिएक्शन में जो R है उसी में सिर्फ सिंपली क्या करना है, H को अटैच कर देना है और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएं और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें तो हम देख रहे हैं, पहले मैं फ्लो चार्ट टाइप का बना देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम, इसमें ड्राई ईथर डाल दे रहे हैं। ड्राई ईथर डालने के बाद हमारा क्या हो रहा है, MgX का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसमें कोई एसिडिक H ले रहे हैं तो RH का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपली यही काम हो रहा है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, ठीक, ये रिएक्शंस मैग्नीशियम में डाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया हमारा RMgX का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे HCl डाल दिया मैंने, तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, उसका प्रोडक्ट आपको दे दिया, और पूछते हैं कि जो ये एल्किल हैलाइड है पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकती हैं, हाउ मैनी पॉसिबल एल्किल हैलाइड जिससे हमारा प्रोडक्ट यही बने। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि पॉसिबल एल्किल हैलाइड आपसे पूछ ले कि कितने नंबर्स ऑफ पॉसिबल एल्किल हैलाइड हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है कि यही फॉर्मेशन हो। तो ज़रा देखें, तो हमारा फंडा ये था कि R में डायरेक्टली H अटैच कर दो, लेकिन ये R क्या होगा, तो R में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर का कार्बन है, तो 4 मेंबर का कार्बन तो हम यहाँ पे
बना ले। अच्छा, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे अटैच कर सकते हैं हम लोग, एक बार यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच कर दें तो देखो यहीं पे क्या बन जाएगा, गिगनार्ड बन जाएगा, फिर उसके बाद यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें तो क्लोरीन को यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, मतलब 1 नंबर में मैंने अटैच कर दिया और 2 नंबर पे अटैच। अगर 3 नंबर पे अटैच करते तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 3 पे भी नहीं कर सकते आप, 4 भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर एल्किल हाइड्राइड ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है ब्यूटेन का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे नंबर्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछा है, अब उसमें आपको क्वेश्चन में क्लियर कर देगा कि इंक्लूडिंग स्टीरियो या ओनली स्ट्रक्चरल। तो अगर आपसे ओनली स्ट्रक्चरल पूछा है, तो कितने हो जाएंगे, ओनली स्ट्रक्चरल अगर पूछा है तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 2 फॉर्मेशन, 1 और 2। बट अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो टोटल पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आप देखो तो इसमें तो कोई कायरल कार्बन है नहीं, बट इस वाले केस में कायरल कार्बन है। जब कायरल कार्बन होता है तो उसको 2 टाइम्स हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है कि R कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर सकता है और वो S कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर सकता है, तो इसको हम 1 टाइम काउंट करते हैं, इसको 2 टाइम्स काउंट करेंगे, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। ठीक है, बात समझ पाए। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी पैटर्न को हम R एक और बढ़ा दें, RX लिया मैंने, मैग्नीशियम ड्राई ईथर ये बना दिया, H+ दे दिया, ये ठीक 5 कार्बन का। अब इसमें पूछ लिया कि हाउ मैनी एल्किल हैलाइड स्टीरियो या स्ट्रक्चरल, वो आपको क्वेश्चन में क्लियर रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो आप 5 कार्बन यहाँ पे बना दो। ठीक, और भी बना लो, और देखो हाईलाइट लगा के देखो कि कितने हमारे स्ट्रक्चरल बन सकते हैं, कितने आपके स्ट्रक्चरल बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखें, यहाँ पे हम बना सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैं 1 नंबर पे मैंने लगा दिया पहले में, दूसरे में लगा दिया 2nd नंबर पे और तीसरे में 3rd नंबर। 4th नंबर पे आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि काउंटिंग आपका चेंज हो जाएगा। तो हम 2 और 4 सेम पोजिशन हैं और 5th 1 कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम 3 बोलेंगे कि 3 टोटल कितने हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल अगर आपका पूछ रहा है तो कितना आंसर आ गया, 3। अगर टोटल पूछ रहा है तो हम इंक्लूडिंग स्टीरियो भी देखेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट वाले में देखें, 1st 2nd एंड 3rd। फर्स्ट वाले में अगर हम चेक करें तो फर्स्ट वाले में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, बट यहाँ पे कायरल कार्बन है। एक कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, एक से मेथिल लगा हुआ है, एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए कायरल। ठीक, तो इसको 1 काउंट करेंगे, अब फिर 2 काउंट करेंगे, फिर इसमें कायरल है नहीं, यहाँ पे दोनों साइड क्या हो गए, सेम लग गए हैं, तो इसको भी 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टोटल मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो भी है, तो टोटल आंसर आ गया 4। आई थिंक अब समझ में आ गया आप लोगों को। क्लियर है बात, क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल लें, चलो अच्छा एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। RBr मैंने लिया है, वही कंडीशन रखा है, गिगनार्ड रीजन बनेगा, यहाँ पे एसिड दे दिया है और यहाँ पे 1 2 ये। ठीक,
चलो आप चेक करते हैं। तो आपका कार्बन स्केलेटन तो कभी चेंज हो नहीं रहा है, तो कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बना लें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक, चलो देखो, क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं ब्रोमीन? ठीक है, क्या यहाँ पे लगा सकते हैं? ठीक, थर्ड या इस वाले पोजीशंस पे भी लगा सकते हैं। अब ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। अगर हम कहें कि 1 2 3 4, ये 3 के साथ 4 इधर भी जा सकते हैं, तो 4 नंबर दोनों साइड से आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन हैं। तो इस एक ही पोजीशंस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो टोटल क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, ओनली स्ट्रक्चरल कितने आ गए हमारे पास, 4। स्ट्रक्चरल कितने, हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने आ गए, 4। और अगर इसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो की भी बात करें तो हम स्टीरियो चेक करने के लिए हम देखें क्या कहीं पे कायरल कार्बन है। इस वाले केस में क्या कायरल कार्बन है, नहीं, या इस वाले कार्बन को देखें तो ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। सेकंड नंबर वाले में देखें, इस वाले में, इस वाली पोजीशंस को देखें तो एक से ब्रोमीन लगा हुआ है, एक से हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक से ये, हाँ ये कायरल कार्बन है। इस वाले केस में देखें तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल मिथाइल लग गया है। ठीक है, तो इस वाले केस में देखें तो ये वाला पोजीशन क्या है, हमारा कायरल है। ये वाला पोजीशन क्या है, हमारा कायरल है। ठीक, तो ओनली स्ट्रक्चरल अगर आपसे पूछ रहा है, ओनली स्ट्रक्चरल पूछ रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, 4। अगर हमें टोटल की बात करें तो इसको 2 काउंट करेंगे, इसको भी 2 काउंट करेंगे, जहाँ पे कायरल आ जाएगा उसको 2 बार काउंट करेंगे। तो 2 2 4 5 6, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 6। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ओके, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसी फंडे पे, जैसे आपको क्वेश्चंस क्या पूछा सकता है, अदर फंडा देखो ज़रा, कि जैसे हम कोई भी एसिड ले लें, OH ले लें, यहाँ पे हमने क्या लिया, गिगनार्ड ले लिया और एक्सेस में ले लिया। ठीक, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, आई थिंक समझ में आया होगा कि मेथेन का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें क्या वेरिएशंस करा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमने ये 1 मोल लिया था तो ये कितना फॉर्मेशन होगा, तो कितना फॉर्मेशन, जब 1 मोल एसिटिक एसिड है तो 1 मोल मेथेन भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको ये कह दे कि हमने इसको 2 मोल मेथेन फॉर्मेशन हुआ था, ये कितना मोल लिया आपने, कितना मोल एसिड लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कितना लेना पड़ेगा, इसको भी 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल अगर एसिड है तो 1 मोल ही मेथेन का फॉर्मेशन है, अगर 2 मोल है तो 2 मोल फॉर्मेशन होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि CH2 OH एंड OH, सेम कंडीशन रखे मैंने। अच्छा, अगर हम ये 1 मोल लेते हैं, ज़रा बताना कि अगर हम ये 1 मोल लेते हैं तो मेथेन कितने मोल फॉर्मेशन होगा, मेथेन का कितना मोल फॉर्मेशन होगा, ज़रा बताओ, क्योंकि 1 मोल आप ले रहे हो तो यहाँ पे कितने एसिटिक एच हैं, 2, मीन्स हमें 1 मोल इस कंपाउंड से 2 मोल एसिटिक एच मिलने हैं, तो हमारा CH4 का भी फॉर्मेशन कितना होगा, 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे इस फंडे पे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डाल देते हैं, H ले लिया और यहाँ पे भी H ले लिया, CHOH
C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो यहाँ पे देखो एसिटिक, इसको 1 मोल लिया है मैंने, तो यहाँ पे एसिटिक H है, यहाँ पे भी एसिटिक H है और यहाँ पे भी एसिटिक H। तो कितने मोल फॉर्मेशन होगा? 3 मोल CH4 का फॉर्मेशन होगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि हमने एसिड के साथ रिएक्शंस को देखा और उसमें क्या और वेरिएशंस करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो सारी बातों को डिस्कस किया। ठीक है।